5 चरण पार, किसके दावे दमदार। आज हम इस 1 घंटे के बुलेटिन में आपको बताएंगे सीटवार तरीके से कि कहां पर कौन कितना वोट डाल रहा है, मतदान प्रतिशत क्या है और वो इशारा क्या कर रहा है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि जम्मू कश्मीर में आज कई जगहों पर वोटिंग ज्यादा हुई है मुंबई से भी। अगर श्रीनगर में आज मुंबई के मुकाबले ज्यादा मतदाता निकल रहे हैं तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सबक भी है, बहुत बड़ी संकेत भी है। आज हम इन सब पर चर्चा करेंगे। 5 दौर में 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें रायबरेली, अमेठी जैसी हाई प्रोफाइल सीट्स भी शामिल हैं। मुंबई की 6 सीटें वोट डाले गए हैं। बात 3 कैबिनेट मंत्रियों की हो रही है। पीयूष गोयल जो कि नॉर्थ मुंबई से चुनावी मैदान में, अमेठी जहां से स्मृति ईरानी और लखनऊ जहां से राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र में वोटिंग का आंकड़ा कम है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 1998 के बाद सबसे ज्यादा है। शाम 5 बजे तक करीब 57% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ 73%। 5 बजे तक के भी आंकड़े आए हैं। 73% वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। सबसे कम महाराष्ट्र में वोटिंग हुई है सिर्फ 49%। बिहार में 52%, यूपी में 56%, उत्तर प्रदेश में 56%। 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आज वोटिंग हुई है। और आज की वोटिंग के बाद यानी आज 6 बज गए हैं, अब से कुछ देर बाद कतार में अगर आप लगे हुए हैं तो वोट डाल सकते हैं। अब कतार में कोई नहीं लग सकता है। आज की वोटिंग के बाद 79% सीट्स पर यानी 79% सीटों पर वोटिंग खत्म हो जाएगी। 428 सीटों पर वोटिंग खत्म हो जाएगी और माना यही जा रहा है कि मतपेटी में अब सील हो चुका है कि किसकी बन रही है 4 जून को सरकार। एनडीए या इंडिया, दोनों गठबंधन जोर लगा रहे हैं। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, अजय आलोक, प्रवक्ता बीजेपी के अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के भदौरिया, अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के अरविंद वाजपेयी, एलजेपीआर के, और प्रदीप गुप्ता आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि एमडी है एक्सिस माइक इंडिया के। एग्जिट पोल जो बन रहा है लगातार, एग्जैक्ट पोल जिसकी हो रही है दुनिया भर में रिसर्च की, आखिर सीट वाइज प्रेडिक्शन लोकसभा चुनाव में जिसने किया है, आज वही प्रदीप गुप्ता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको अपनी रिपोर्ट जरा दिखा देते हैं। तेज धूप और 40 पार के तापमान के बीच 5वें दौर का मतदान। पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, लद्दाख से लेकर ओडिशा तक का चुनावी घमासान। लोग बूथ पर पहुंचते रहे, अपने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद करते रहे। ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। मेरे को तो अच्छा लग रहा है इलेक्शन, ऐसा मतलब नहीं, क्योंकि जनता खुद तैयार है। हमारे कार्यकर्ता से ज्यादा जनता उत्साहित है। अच्छा, प्रियंका गांधी के आने से कितना बदलाव हुआ जो कैंपेनिंग में वो लगातार यहाँ रही? नेचुरली जैसे राहुल जी, प्रियंका जी, खरगे जी, ये तीनों लोग आए मेरी कैंपेन में तो अच्छा उसका प्रभाव पड़ा। देश की नजरें अमेठी रायबरेली पर टिकी है। 2019 तक अमेठी से राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे, वोटिंग के दौरान वहीं थे। एक बूथ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की, राहुल ने अधिकारियों से बात की। नमस्कार, तुम भी वोट लगा रहे हो? तुम भी डालने आए हो? आप लोग वोट डालने नहीं दे रहे यहाँ पे? यहाँ पे बस्ता लगा था, पर्चियाँ काटने में बस्ता जला दिया सब। अच्छा, कमकार प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बात करी, आपने कंप्लेंट करी इसकी चुनाव आयोग में? आपने कंप्लेन किया राहुल जी? जी जी। आज की तारीख में रायबरेली की जनता गांधी परिवार के उपेक्षित हो और गांधी परिवार से उपेक्षित होने के कारण, सुख दुख में कभी साथ न देने के कारण बहुत नाराज है, अपने को ठगी महसूस कर रही है। इसमें यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग हुई तो महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें मुंबई की 6 सीटें भी शामिल थी। सीएम एकनाथ शिंदे ने पूरे परिवार के साथ कल्याण में वोट डाला तो उद्धव ठाकरे ने भी मताधिकार का प्रयोग किया। दोनों ओर से जीत के दावे किए गए। काम ही बोलता है, घर में बैठने वाले को वोट कोई करता नहीं।
फेसबुक लाइव कैसे राज्य भी नहीं चलता है, देश भी नहीं चलता है, घर भी नहीं चलता है, और इसलिए लोग उनको हमेशा के लिए घर में बिठा देंगे और काम करने वालों का साथ देंगे. आज एक मोठा निगेटिव्ह विषय हा जुमलेबाजांच्या बाजूने जातोय, कारण पैशाचा पाऊस आता लोक स्वीकारणार नाहीत आणि पैसा घेऊन कोणी आपलं आयुष्य विकायला तयार नाहीये. पश्चिम बंगाल की 7, झारखंड की 3, बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें पाटलिपुत्र, हाजीपुर, सारण की हाई प्रोफाइल सीट शामिल है. पूरा यकीन है कि सारण की जनता अपनी इस श्रवण पुत्री को चुनने का काम करेगी और जो पैतृक संपत्ति लूटा हुआ जो बेटा है और कोरोना काल में जो सारण की जनता के साथ खड़ा तक नहीं रहा, उसको इस बार भगाने का काम करेगी. देखिए, ये तो जनता तय करेगी कि विकास क्या हुआ. विकास तो छोड़ दीजिए, 4 जून को क्या होगा, 400 पार होगा और क्या होगा. जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी वोटिंग हुई. दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ 1998 के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुई आज तक. सबकी नजर बारामूला पर है. बारामूला में आज श्रीनगर में वोटिंग हुई है और बारामूला में आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में वोटिंग हुई है, जहां बारामूला लोकसभा सीट में हंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, हंदवाड़ा में 66.76%. इसीलिए कहा जा रहा है कि पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर उरी जहां पर 59.07, बांदीपुरा 56.13, कुपवाड़ा 55.68%, बडगांव जहां पर 48.12, सोपोर जहां पर 40.10, और ये आप अगर कंपैरिजन कर लें तो यहां पर तो 66-60% वोटिंग है. मुंबई नॉर्थ वेस्ट में 49%, सब 40s में है. मुंबई नॉर्थ वेस्ट 48%, 48, मुंबई साउथ में भी 48% के आसपास ये. लेकिन जब आप देख रहे हैं पूरा जो बारामूला सीट पर वोटिंग हुई है विधानसभा के हिसाब से, हमने आपके सामने आंकड़े रखे, वो दिलचस्प है. और ये ईयर वाइज आप देख लीजिए, पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए. 1996 में जहां 46% था, वहां से अब आप 2024 में 5 बजे तक का देख रहे हैं 54.21%. लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत. लेकिन दूसरी तरफ वहीं आप देखिए मुंबई में तो एक उदासीनता जो हमेशा रही है वही दिखाई दे रही है. आइए आपको लिए चलते हैं, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं. मुंबई से ज्यादा वोटिंग बारामूला में, लेकिन रोहित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी हाजीपुर से चुनावी मैदान को कवर कर रहे हैं, जहां पर जीत का दम भर रहे चिराग पासवान. अशोक सिंघल हमारे साथ अयोध्या से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ रायबरेली से समर श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा कैसरगंज से, और राहुल गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमेठी से. जल्दी से आपके साथ शुरुआत करते हुए छोटा अपनी अपनी सीट का हिसाब किताब दीजिएगा. अशोक, क्या इशारा कर रहा है वोट परसेंटेज वहां पर? वो केंद्र रहा, वो सेंटर रहा, अगर हम कह दें पूरे नेशनल पॉलिटिक्स में बीजेपी जिन मुद्दों को सामने रखती रही जनता की, उसमें राम मंदिर लोगों के जहन में सबसे आगे था, जो उनके वोटर्स हैं. वोट परसेंटेज क्या कह रहा है? बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है. राम मंदिर मुद्दा हमेशा से बीजेपी की सेंटर पॉइंट पे रहा, सेंटर पॉलिटिक्स का मुद्दा रहा हमेशा से. जब से बीजेपी का आंदोलन राम मंदिर आंदोलन रहा, उसके बाद से लगातार हर चुनाव में किसी न किसी तरीके से राम मंदिर का मुद्दा गाए बगाए उछलता रहा, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या तमाम नेताओं की तरफ से, रैलियों में, जनसभाओं में हमेशा से देखा गया. लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के समय पूरी अयोध्या राम में, पूरा देश राम में था, लाखों की तादाद में लोग आ रहे थे, उसके बाद भी लोग आते रहे. कल भी मैं जब अयोध्या पहुंचा तो मेरी फ्लाइट में भी अंजना भारी तादाद में लोग, उसमें मैक्सिमम लोग राम के दर्शन, रामलला के दर्शन करने वाले लोग थे देश के अलग अलग हिस्सों से. लेकिन अगर पोलिंग पैटर्न देखें आज सुबह से, तो बहुत ज्यादा लंबी लंबी लाइनें नहीं थी अंजना. सुबह थोड़ा बहुत लोग दिखाई दिए. मैं अयोध्या की ऐसी सीटों पे था जहां पे साधु संतों की, कटरा पोलिंग जो वीआईपी सीट मानी जाती है, जहां पे साधु संत, और राम मंदिर से 600-700 मीटर की दूरी पर है, तो ज्यादा लंबी लाइनें नहीं थी. उसके बाद अलग अलग हिस्सों में मैं गया, वहां भी बहुत ज्यादा लोग नहीं थे. महिलाएं काफी दिखाई दे रही थी कई जगह, कई पोलिंग बूथ पर. अब मैं जहां पर खड़ा हूं फैजाबाद का एक पोलिंग बूथ है, इक्का दुक्का लोग, शाम को अमूमन 4 बजे के बाद लोग काफी निकलते हैं, लाइनें लगी होती हैं,
अक्सर ये देखा जाता है क्योंकि दिन में काफी गर्मी होती है तो 4 बजे के बाद लोग घरों से निकल करके वोट डालने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग दिखाई दिए। कई पोलिंग स्टेशन पे तो लाइनें थी, लेकिन कई जगह बहुत कम था। लेकिन पोलिंग पैटर्न क्या है, कम ज्यादा का ये अब हिसाब नहीं लगता कि ज्यादा किसके फेवर में जाएगा, कम किसके फेवर में जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत साल पहले ये आंकलन हुआ करते थे अंजना, लेकिन अब ये बाजी पलट गया। बिल्कुल, जब तमाम फेजेस को देखें तो कहीं ना कहीं उदासीनता जरूर दिखाई दी। जल्दी से हाजीपुर का रिकॉर्ड क्या कह रहा है वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से और लोगों का उत्साह देखकर? रोहित, 5 से 6 में ज्यादा लोग आए, क्या समझ में आ रहा है? अंजना, स्थिति वही है जो पहले चरण में थी, हालांकि थोड़ी सी बेहतर जरूर हुई है, लेकिन 60% का जो एक आंकड़ा है उसको छूने में पिछले 5 चरणों में बिहार के वोटरों के कह सकते हैं सांस फूल रही है। एक भी चरण में 60% का आंकड़ा अभी तक पार नहीं हुआ है। 5 बजे तक के अगर आंकड़े आपको बता दें हाजीपुर के साथ साथ पूरे बिहार की भी, तो केवल 52%। 1 घंटा अगर वोटिंग और होगा तो बहुत ज्यादा होगा, तो 55 से 58% जा सकता है। यानी 60% तक का भी जो आंकड़ा नहीं छू पा रहे हैं ये इन चुनावों में, जो एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। और जहां बारामूला का जिक्र कर रही हैं, तो उसके मुकाबले अगर देखिएगा बिहार में इतनी कम वोटिंग हो रही है तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है। हालांकि हाजीपुर में अगर बात करें तो एक विरासत की लड़ाई तो यहाँ पर है। चिराग पासवान अपने पिता की विरासत संभालने के लिए मैदान में उतरे हैं। वहीं दूसरी तरफ सारण में भी जो है राजीव प्रताप रूडी का डायरेक्ट मुकाबला जो है वो लालू परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य से है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है वो लगातार जो है 55 से 60 के बीच में ही जो है वो मानो लगता अटक सा गया है अंजना। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं है। मुझे लगता है चुनाव आयोग को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एक तो इतने लंबे अरसे तक जो ये पूरा मतदान चल रहा है, पिछली बार इस वक्त के आसपास तक अब मामला सिर्फ काउंटिंग का बचा हुआ था, अभी तो वोटिंग भी बची हुई है। 25 को भी होनी है, फिर 1 जून को भी होना है। कितने लोग निकलेंगे? और लोकतंत्र में अगर वोटर ही नहीं निकलता है तो ये तो बहुत बड़ा सबक है चुनाव आयोग के लिए भी, जिस तरह से ये डेट स्प्रेड किए गए हैं इस गर्मी में। राहुल, मैं आपके पास जल्दी से आना चाहती हूँ। रायबरेली में सुबह ही हमने देखा था 11-12 बजे तक 28% लगभग, पिछले का आधा फीसदी हो चुका था। वोटिंग परसेंटेज अमेठी रायबरेली में क्या रहा है और ये क्या इशारा कर रहा है? जोश दिखा या मेलोड था? देखिए, तकरीबन 53% मतदान हुआ है अमेठी के अंदर 5 बजे तक। पिछली बार यानी 2019 में 54% मतदान हुआ, तो कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने जा रहा है। 6 बजे तक आप ये मान के चलिए कि 56-57% तक वोट होगा। सुबह लोग लगे हुए थे लाइनों में और शाम को लोग अपने घरों से बाहर निकले। बहुत ज्यादा गर्मी थी, जो टेम्परेचर है वो 42-43 डिग्री तक पहुंच रहा था। कार्यकर्ता लगातार जो वोटर्स हैं उनको लेकर आ रहे थे, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस को। बहुत कांटे की टक्कर है अमेठी सीट के ऊपर। प्रतिष्ठा की लड़ाई आप ये कह सकते हैं, क्योंकि ये स्मृति ईरानी के लिए भी ये बताने का जरिया है कि मैं मात्र भाग्यशाली नहीं थी 2019 के अंदर, अब अमेठी ने मुझको पूरी तरीके से अपना लिया है। और उसी तरीके से जो किशोरीलाल शर्मा है वो चुनाव ना लड़कर आप ये कह सकते हैं कि गांधी परिवार चुनाव लड़ रहा था, क्योंकि लगातार कैंपेन कर रही थी प्रियंका गांधी यहाँ पर, राहुल गांधी यहाँ पर आए। लेकिन अगर आप वोटिंग पैटर्न की अगर बात करें तो कहना बहुत मुश्किल है। प्रियंका गांधी वहां पे 9 दिन रही ना राहुल, 9 दिन से लगातार वो वहां पर, मतलब रायबरेली से भी ज्यादा अमेठी में उन्होंने कैंपेनिंग की है। बिल्कुल, वो उन्होंने समय ज्यादा अमेठी के अंदर दिया, बल्कि उन्होंने एक जो इंटरव्यू दिया आज तक को, उसमें उन्होंने बताया भी कि ये हमने कोशिश की थी कि राहुल गांधी रायबरेली में फोकस करें, अन्य जगहों पर फोकस करें, मैंने फिर अमेठी के अंदर फोकस किया। और ये लगातार उन्होंने बताया कि जो किशोरीलाल शर्मा है वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। आप ये मान के चलिए, अगर उनको वोट देंगे तो गांधी परिवार को वोट जाएगा। तो ये एक प्रतिष्ठा की लड़ाई आप ये कह सकते हैं, स्मृति ईरानी के लिए भी और गांधी परिवार के लिए, जो कि चाहते हैं कि वापस अपने गढ़ को लेकर आए जाए। समर्थ, वहां पर वोटर्स में जोश दिखा क्या रायबरेली की सीट को लेकर? जो फाइनल वोटिंग परसेंटेज है उसके कंपैरिजन में आप भी बताइए। और जो चुनाव आयोग को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है चुनाव आयोग को। या तो वो गर्मी किस तरह से बढ़ती है हिंदुस्तान में, इसका आकलन ही नहीं कर पाए, क्योंकि लोकतंत्र में उनका काम क्या है? उनका काम है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर निकले, ऑनलाइन तरीके से वोटिंग कराएं। क्या सोचे, नए सिरे से उनको इस पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर वोटर ही नहीं निकलेगा, उसमें वो उत्साह ही नहीं दिखेगा, तो फिर चुनाव आयोग अपने सबसे बड़े जो उनका जिसको केआरए कहते हैं, उनका जो काम है उसमें ही कमजोर दिखेगा। समर्थ,
बिल्कुल अंजना, ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि देखिए वोटर जो है वो दोपहर में नहीं निकल रहा है। आपको मैं बताऊं, रायबरेली अमेठी का टेम्परेचर लगभग 42 अराउंड था। बिल्कुल। भीषण गर्मी थी, हम लोग दोपहर रिपोर्ट होते कर ही रहे थे, सन्नाटा हो वो रहा है भी हर बड़ा जगह। मुश्किल था कर पाना, क्योंकि बिल्कुल। आप समझिए इतनी गर्मी में जी अंजना, दिन में वोटर नहीं निकला। सुबह जो लाइंस लगी थी वो दोपहर में जैसे ही 10 बजता है, जैसे ही धूप आती है वो लाइन लगना बंद हो जाती है। यही पिक्चर्स रायबरेली से आते हैं, यही तस्वीरें आप अमेठी से देखते हैं। तो कहानी ये है कि अब तो चुनाव पूर्वांचल की ओर बढ़ रहा है आगे। पूर्वांचल जहां बनारस है, जहां गाजीपुर है, जहां आजमगढ़ है, यहाँ तो गर्मी और प्रचंड होती है गंगा की वजह से। तो ये तमाम फैक्टर्स होने वाले हैं। लेकिन अगर प्रतिशत की बात करेंगे, 5 बजे तक रायबरेली में 56% वोटिंग पड़ा है। और अगर ऑल ओवर यूपी की बात करें, जो 14 सीटें हैं यूपी की इसमें आ रही हैं, उनका भी एवरेज परसेंटेज शाम 5 बजे तक लगभग 56% है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। इसमें लखनऊ तो खैर काफी पीछे है, 49% अराउंड लखनऊ का है। पर अगर आप रायबरेली की बात करें तो 56% है। 1 घंटे का खेल है, कितना भी बढ़ जाए, अगर मान लेते 3-4% भी बढ़ता है तो 60% ही हो पाएगा। जी अंजना। बिल्कुल, जल्दी से एक कैसरगंज से भी, चूंकि वहां पर हिमांशु हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हिमांशु, सवाल यही है कि टिकट आपने बेटे को इस बार दे दिया है, उसको लेकर विपक्ष खूब घेर रहा है बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को, लेकिन वहां पे स्थिति क्या दिख रही है? क्योंकि इस परिवार की धमक, उनकी पकड़, उनका जो वहां पर रुतबा है, उसका बहुत चर्चा होती है। तो ऐसा कुछ दिखा क्या उत्साह, जोश बेटे के लिए? हिमांशु, हिमांशु ऑडियो ठीक नहीं है, बोलिए कैमरामैन को, शायद कॉर्ड लूज है। बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है हिमांशु, सॉरी। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 400 का टारगेट जो पीएम ने रखा है और आज की परिस्थिति किस तरह का इशारा करिए। अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी पर उनसे सवाल करेंगे। अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अरविंद वाजपेयी प्रवक्ता एलजेपी के, रामविलास गुट के, प्रदीप गुप्ता जी एमडी एक्सिस माई इंडिया के हैं। लेकिन सबसे पहले प्रदीप जी, मैं आपके साथ शुरू करना चाह रही हूं। एक एक शब्द जो आप बोलेंगे, हमारी ऑडियंस ये कोशिश करेगी कि उससे 1 जून को जो हम लोग एग्जैक्ट पोल दिखाने वाले हैं शाम में 6 बजे से लगातार, उस पर कुछ संकेत मिलेंगे। क्या है ये मामला? और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। आप इतने दिनों तक आप चुनाव कराएंगे, इतनी गर्मी, सारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं सन्नाटा हो रहा है बूथ्स पर दोपहर के टाइम में। नए सिरे से आपको रीइन्वेंट करने की जरूरत है। आपको पता था कि इस महीने में वोटिंग हो रही है, उसको पहले कम से कम हम लोग सबसे पहले पीएम ने अपने पहले कार्यकाल में 26 को स्वेरिंग इन कर लिया था, 26 मई को, दूसरे में 30 मई को हो गया। अब 4 जून को तो रिजल्ट ही आने वाला है, 1 जून तक वोटिंग चलती रहेगी। अंजना जी थैंक यू। अब आप सबको, मैं दर्शकों को ये बता दूं, आपने कहा कि इलेक्शन का, चुनाव आयोग को इस पर कुछ प्रयास करने चाहिए। चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन हमको थोड़ी और भी चीजें देखने की जरूरत है इसमें। जैसे आपने कहा उत्तर प्रदेश में कभी भी जितनी भी सीटें बताई अपने संवाददाताओं ने, अमेठी के ऊपर 53%, 56%, रायबरेली के ऊपर 19 का आंकड़ा बता रहा हूं मैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से रिपोर्टरों ने रिपोर्ट किया है, करीब ओवरऑल बात कर लें उत्तर प्रदेश की, तो 55 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है आंकड़ा, जो कि इन 14 सीटों पे पिछली बार 58% था टोटल। तो यदि मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार यदि 58% हासिल कर लिया मतदान ने, तो ये सफलता होगी मेरे हिसाब से। उसकी 2-3 बड़ी वजह बताता हूं। गर्मी तो पिछले बार भी थी, इस बार भी गर्मी है, लेकिन हाँ हमारी थोड़ी सहनशीलता हम सभी लोगों की थोड़ी कम हो गई। उसके बाद आप देखिए कि जो ओवरऑल परसेंटेज, जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं, जो पिछले बार करीब 89.8 यानी 90 करोड़ लोग वोटर थे, अब वो करीब 97 करोड़ हो गए। तो जब बेस बढ़ता है तो 1-2% का जो टर्नआउट में वो फर्क पड़ता ही है। सबसे बड़ी बात अब मैं बताने जा रहा हूं, बढ़ेगा तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा ना प्रदीप जी? ये तो नहीं, जब संख्या बढ़ेगी टोटल, तो जो टर्नआउट होता है, जो बेस होता है, वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि इतने सारे लोगों को लाना वर्सेस वो होता है। अब मैं आपको सबसे प्रमुख बात बताता हूँ। ये सब जानते हैं कि इंडिया जो है एक यूथ कंट्री की तरफ बढ़ चुका है। हमारी मेडन एज जो है वो करीब 28 साल के आसपास हो गई है। इसमें हुआ क्या है कि जो नए वोटर होते हैं, जो पहले हम जिसको 18 से 25 साल की उम्र की श्रेणी में रखते हैं,
जो पहले 15 से 20% जो टोटल 100 इलेक्टर होते थे, वोटर होते थे, वो करीब 17%, यानी 15 से 20% का बीच का ले ले तो 17% होते थे। अब चूंकि नए संख्या जुड़ गई है तो ये संख्या बढ़ के हो गई 20 से 25%, यानी मेडन ले लें तो 22% के करीब, 22.5%। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इस उम्र के लोग होते हैं 18 से 25, वो विद्यार्थी होते हैं, वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर होते हैं, वो जॉब के सिलसिले में बाहर होते हैं। जब आप नई जगह जाते हैं तो इतनी जल्दी वोटर आईडी नहीं बनाते हैं, थोड़ा एस्टैब्लिश होते हैं। जैसे मेरे खुद के ऑफिस में मैं बताऊं तो करीब 30 लड़के ऐसे हैं जो एनआईटी से यहाँ पर ट्रेनी, मैनेजमेंट ट्रेनी और वगैरह वगैरह हैं। उनमें से कुछ ही जा पाए वोट करने के लिए, ज्यादा करके लोगों ने डिसाइड किया नहीं। जबकि आज मैंने जो है खुद ने वोट किया है और हमारे ऑफिस में सभी ने फोटो वोटो भी किया खूब है। डाल रहे हैं प्रदीप जी अपना वोट का, कुछ बताइए, आगे बढ़िए, ये सब तो समझा दिया आपने। हाँ, तो अब मैं उस पे आ रहा हूँ। महाराष्ट्र की एक लास्ट बात कर लूं, क्योंकि हम बॉम्बे में बैठे। महाराष्ट्र में भी जैसे आप लगातार बोल रही है, हाँ, उसमें वोट परसेंटेज ओवरऑल महाराष्ट्र में, लेकिन आज 13 में से 10 सीटें एमएमआर की हैं। आप जो 6 मुंबई की बोल रहे हैं, जैसे दिल्ली की 7 होती है, वैसे मुंबई, ग्रेटर मुंबई की 6 हैं, लेकिन एमएमआर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की 10 सीटें हैं। और उसमें नासिक, डिंडोरी और वो है। तो उसमें सिटी में हमेशा से वोटिंग परसेंटेज कम होना ही होना है। लास्ट टाइम भी करीब इन 13 सीटों पे 56% था, जो आज के 5 बजे के रिपोर्ट जो आपने बताई वो 50 के क्रॉस कर चुका है। ठीक है, अब आते हैं कि 428 सीटें जैसे आपने बताया चुनाव हो गए, अब केवल 115 सीटें रह गई हैं। और इस 428 में भी दूसरी सबसे प्रमुख बात यह है कि दक्षिणी भारत और आज का चुनाव लेके महाराष्ट्र का, पश्चिमी भारत का पूरा चुनाव खत्म। अब रह गया केवल नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया। आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ऑफकोर्स उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल, बिहार और उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो अब इन 115 सीटों पे मैं कहता हूं कि फूड इज हाफ कुक्ड, यानी अभी खाना, हमारी बात करें कि एग्जिट पोल या एग्जिट पोल में क्या संभावनाएं बनती नजर आ रही है, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा और इंतजार करें। ये अच्छा नहीं होगा किसी के भी टेस्ट, यदि बीच में ऐसा खाना परोस दिया जाए और सबका टेस्ट खराब हो जाए। तो थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। और हम पूरी शिद्दत के साथ कोशिश कर रहे हैं। हम एग्जिट पोल तो बैन है, हम पोस्ट पोल करते हैं। और आज तक, यानी आज का चुनाव हुआ, उसके बाद कल परसों से इसकी प्रोसेस चालू होगी, 4 लाख से ज्यादा लोगों से हम बात कर चुके हैं, जो पिछले 4 चरणों तक सीटें वोटिंग हुआ था 379। तो उस दिन आपका मतलब उस दिन आपके कुछ लोग प्रशंसक भी बनेंगे, तो इसी पैनल में जो बैठे लोग हैं, पहले परिणाम देने की हम हमेशा कोशिश करते हैं। प्रदीप जी, सबसे मजेदार क्या है कि उस दिन देखिए आपके कुछ प्रशंसक बनेंगे और कुछ निंदक जो है वो भी बनेंगे। तो दोनों के लिए तैयार रहिएगा, सारा अपना जो बॉक्सिंग ग्लव्स वगैरह है, शील्ड विल्ड लगा के आइएगा। अच्छा आलोक जी, आप 2 लाइन बोल लीजिए। ओखली में सर दिया है तो डरना क्या, ये तो तय है कि किसी की जीत होगी, किसी की हार होगी। हार वालों ने हमको मुक्के और जो आपने कहा कि सारी की सारी अपनी भड़ास जो है हमारे ऊपर ही निकालनी है, ठीक है, हम उसके लिए तैयार हैं हमेशा की तरह से। बिल्कुल। उस दिन लोग आपका डांस मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, अनुराग जी भी मुस्कुरा रहे हैं, अजय आलोक जी भी मुस्कुरा रहे हैं। उस दिन आप डांस वांस भी करते हैं, तो उसके लिए भी लोग इंतजार करते हैं कि भाई प्रदीप जी का उस दिन दिखेगा, अगर उनका 4 जून को सही आता है नतीजा। अजय आलोक जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, देखिए ये फेस बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि आपके 3 कैबिनेट मंत्री, राजनाथ सिंह हो लखनऊ से, या फिर स्मृति ईरानी जी हो अमेठी से, या फिर नॉर्थ मुंबई से, जो पहली बार आपने ग्राउंड पर उतारा है बैटिंग बॉलिंग के लिए, पूरा कैप वैप लगा के, सारा नी पैड लगा के, पीयूष गोयल जी को। आपके 3 कैबिनेट मंत्री, 7 राज्य मंत्री, सब चुनावी मैदान में है। 49 सीट्स ये है, जिसमें पिछली बार आपको भारी सफलता मिली थी। एनडीए की झोली में ही ज्यादातर सीटें आई थी, जो उस वक्त यूपीए गठबंधन था 1-2। आपको लग रहा है ऐसी परफॉर्मेंस आप रिपीट कर पाएंगे, और अगर ऐसा है तो उसकी वजह क्या है? देखिए अंजना जी, निश्चित तौर पे परफॉर्मेंस तो रिपीट नहीं होगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। जितने हम पिछले जीते थे, आपसे पहले भी बात हो रही थी लास्ट शो पे, जब लोग बात कर रहे थे इस 5वें चरण की, हमने यही कहा था कि हमने अपना टारगेट बढ़ा दिया है, माइलस्टोन अचीवमेंट टारगेट बढ़ाया है। कहाँ बढ़ाया, मैंने वही बताया कि पश्चिम बंगाल में हम बढ़ेंगे, उड़ीसा में हम बढ़ेंगे। ये तमाम राज्य हैं
चाहे महाराष्ट्र हो, हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। तो हमारी बिल्कुल पिछले 2019 के हिसाब से इस 5वें चरण में हमारा पिछले बार से भी अच्छा प्रदर्शन होगा। इस बार उम्मीद है कि 49 में से हम 40 से 45 के बीच में रहेंगे। ये एकदम बिल्कुल मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, और इसी के साथ हमारा कारवां 325 क्रॉस कर जाएगा। अब बाकी लोग बस अपना अपना गिनते रहे कि 50 क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं, 40 क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं। आज तो राहुल गांधी गो बैक के भी नारे लग गए हैं अच्छे तरह से। लगता है यूपी से पैक करवा के ही लोग भेज देंगे। परमानेंटली पैक होने की तैयारी में कांग्रेस है यूपी से। और जनता का एक उत्साह है। वोटिंग परसेंटेज कम होने के बहुत सारे कारण हैं अंजना जी। जैसे मैं बिहार में कह सकता हूँ कि वोटिंग परसेंटेज का मुख्य कारण तो एक ये भी है कि जितने लोग पलायन किए हुए वो लोग वोट देने नहीं आए, और पलायन करने वाले बिहारियों में लगभग 1 से 1.5 करोड़ की आबादी बिहार की हो जाती है। दूसरा, कोरोना काल के बाद वोटर लिस्ट में एडिशन तो हुआ है, सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। तो ये सब तमाम कारण, प्लस मौसम है ही है। लेकिन तब भी बिहार में अमूमन पिछले बार भी 58% वोट परसेंटेज रहा था। इस बार हमें उम्मीद है कि 59-60 तक पहुंचेगा, क्योंकि बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग अभी भी लाइन लगा के खड़े हुए हैं। हाँ। तो जब तक लोग का वोट नहीं पड़ जाए, फाइनल फिगर्स तो इलेक्शन कमीशन जब रिलीज करेगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन वोट अच्छी तरह से पड़ रहा है और लोगों में उत्साह है, और लोग चाहते हैं कि एक विकसित भारत बने, उसी के लिए वोट पड़ रहा है। चलिए जल्दी से अब चलते हैं अभय दुबे जी के पास। अभय दुबे जी, यहाँ तो रायबरेली बचाना है राहुल जी को, और 9-9 दिन 10-10 दिन वहां पर प्रियंका जी उनके लिए कैंप कर रही थी अमेठी में और रायबरेली में। आज पहुंचे हुए थे वहां पे, बूथ से बूथ जा रहे थे। अंजना जी, ये गर्मी की वजह से नहीं, भारत का मतदाता भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकाल रहा है। आप याद कीजिए अमित शाह साहब की रैलियों को। पहले चरण के पहले कहते थे हर कार्यकर्ता, हर बूथ वर्कर 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाएगा। जब वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो समझ में आ गया कि न सिर्फ बूथ का कार्यकर्ता नाराज है, इनका कोर वोटर भी नाराज है। फिर नारा दिया अब की बार 400 पार, मगर वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ। दुबे जी, अभी भी तो आप 270 बोलने का हिम्मत नहीं करते हैं। दुबे जी, इतना सब अभी जो बोल रहे हैं, तब भी तो 270 का हिम्मत दिखाइए बोलने का। आप भी साहस दिखाइए प्रतिपक्षियों को निर्बाध रूप से बोलने देने का, 10-20 सेकंड कम से कम। बोलिए। उसके बाद इन लोगों को पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी बड़े संकट में है, तो प्रधानमंत्री जी अपने मूल अवतार में आ गए। वो मुस्लिम लीग पर आ गए, मुसलमान पर आ गए, घुसपैठियों पर आ गए। फिर पता लगता है इनको कि वो भी जनता ने नकार दिया, तो प्रधानमंत्री जी ने फिर ईद पर मुसलमानों का खाना खाया और गाजा में जाकर रमजान पर वॉर रुकवाया। अब प्रधानमंत्री जी देखिए आप, कितना सुखद संयोग है। एक अशोक सिंघल थे जिन्होंने राम मंदिर का आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के चालू किया था। एक आज तक के अशोक सिंघल हैं जो बता रहे मंदिर में तो कतारें हैं मगर बूथ पर कतारें नहीं है। इसका संकेत क्या है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बने। अब जितनी 14 सीटों पर लड़ाई है उसमें से एक सिर्फ हमारे पास थी, बाकी सारी भारतीय जनता पार्टी के पास थी। मैं उत्तर प्रदेश में पिछले 2 महीनों से हूं। अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, कौशाम्बी, फैजाबाद, मोहनलालगंज, केसरगंज, ये वो सीटें हैं जो हम आज मैं आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में लड़ाई में है नहीं, इन कम से कम उत्तर प्रदेश की इन सीटों में। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत के लायक सीटें नहीं आ रही अंजना जी। 200 के आसपास बीजेपी रहने वाली। आप उठाइए 2004 का चुनाव, सिर्फ 7 सीटों का अंतर था और एक लिबरल नेता माने जाते थे अटल जी, लेकिन जितने गठबंधन के लोग थे वो सब उधर से हट गए और हमारे यूपीए के साथ आ गए। आज भी यही होगा। आज आप लिख कर रखिए। देखिए महाराष्ट्र के आपने उदाहरण दिया, अभी महाराष्ट्र में हुआ क्या है, भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव की अपेक्षा कमजोर हुई क्योंकि शिवसेना अब इस गठबंधन के साथ है। उधर इन्होंने बिहार में जेडीयू से गठबंधन किया। अजय आलोक, आज भी अगर आप इनसे बात करेंगी तो जेडीयू को खुलेआम ये लोग तैयार है उसकी आलोचना करने को। ये समझ गए कि जेडीयू के साथ आकर इन्होंने बिहार में नुकसान करा लिया। तो जो हिंदी हार्टलैंड की 322 सीटें अगर आप उठाकर देखेंगी तो चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 322 में से सिर्फ 9 सीटें जीते थे। आज इन पर हम कम से कम 125 सीटें कांग्रेस पार्टी इस चंक में से जीत रही है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी बढ़त बना ली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार नहीं बन रही है। तो इस बार भारतीय जनता तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए राहुल जी के। अब तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। फिर भी आप हिम्मत नहीं कर रहे हैं
272 अपनी बताने का? मैंने कहा आपको, मैंने आपको पहले दिन के शो में कहा था कि 2004 में 335 सीटें थी हमारी गठबंधन की, यूपीए की। 335 से अधिक, मैं तो 450 कह रहा हूं, क्योंकि रीअलाइनमेंट होगा। ये जो पोस्टपोल अलायंस होगा ये बहुत बड़ी संख्या में होगा। कांग्रेस की तो कितनी आएंगी ये तो बताइए। डूबे हुए लोग हैं। दुबे जी, कांग्रेस की पूछ रही हूं मैं, गठबंधन के पीछे क्यों छिप रहे हैं? कांग्रेस की नहीं, देख, गठबंधन 328 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं अंजना जी। हाँ। हमारी 250 के लगभग सीटें कांग्रेस पार्टी, अकेले कांग्रेस पार्टी की आएगी, और जो गठबंधन है, गठबंधन 350 से 400 सीटें पोस्टपोल अलायंस के साथ। अनुराग जी, वो 250 कह रहे हैं, 250 सीटें उनकी आ रही हैं। देखिए अंजना, हाँ अंजना जी, 400 पे भारतीय जनता पार्टी की हार है, तो इसके मतलब 400 इंडिया गठबंधन जीत रहा है। वो तो 143 पे ही बचे ना, तो भारतीय जनता पार्टी 143 से ज्यादा जीती नहीं रही है, तो चर्चा बनती नहीं है। 5वां चरण है, ठीक लगा तो लीजिए 5 अनुराग जी। सेंसेस हिंदुस्तान कितना हुआ? 400 भाई, कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं ना। हाँ। तो 400 अगर वो हार गई भारतीय जनता पार्टी, तो कितनी बची? 143 ही बची ना उनके पास में। बीजेपी जीतेगी तो 143 ही ना। सोच समझ के बोलिए। अरे बोल तो रहा हूं, नहीं, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं। दूसरी बात 5वां चरण चल रहा है अंजना जी। हाँ। और देश की जनता के 5 सेंस होते हैं, पूरा सेंसों का इस्तेमाल कर रही है वो। उस सेंस से वो वोट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। चूंकि आज लखनऊ में भी वोट था, तो मैं जब लखनऊ के बूथ पे जा रहा तो जनता वोट दे रही थी, खटाखट 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 आवाज आ रही थी अंजना जी, बीजेपी सपाचट सपाचट सपाचट। वोटर कह रहा था बीजेपी को हटाहट हटाहट हटाहट, और बीजेपी को झटका लग रहा है अंजना जी, झटाझट झटाझट झटाझट। और बीजेपी को हराने की जनता ने लगा रखी है रटारट रटारट रटारट। 4 जून के बाद अंजना जी लोगों के घरों में शांति आएगी। क्यों सुन तो लिए मेरी बात, आप बीच में टोक पड़े, आप मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। 4 जून को लोगों के घरों में शांति आएगी। देखिए 4 जून को लोगों के घरों में शांति आएगी, फटाफट फटाफट फटाफट। सवाल यह है कि लोगों के घरों में शांति सुख छीनने वाली पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। इसने तो दर्द दिया है ना, जनता को दर्द दिया है। कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने दर्द ना दिया हो? आप बताइए। नहीं, युवा है, उनको दर्द दिया, किसानों को दर्द दिया, छात्रों को दिया, महिलाओं को दिया, किसको नहीं दिया? अभी हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे कि गो बैक के नारे इंडिया गठबंधन के नेता के साथ लग रहे थे। रे भैया, फूलपुर की रैली देखी, प्रयागराज की देखी, वहां तो लोग कह रहे थे कि बीजेपी का तो कोई है नहीं, वहां इतनी भीड़ हो जाती है कि लोग बैरिकेड तोड़ देते हैं, पता ही नहीं चलता है, भीड़ का अंबार होता है। उसका मतलब यह होता है कि बीजेपी गो बैक, बीजेपी के कोई अस्तित्व नहीं बचा। हमारी सरकार नहीं है, सत्ता नहीं है, ना हमारे पास पुलिस प्रशासन है, ना कोई हम लालच उनको दे सकते हैं। आपके पास तो सत्ता है, शासन है, प्रशासन है, सब कुछ है, उसके बावजूद ही आपके यहाँ भीड़ नहीं आती है। यहाँ देखिए क्या यूथ इकट्ठा होता है। आप कोई भी हमारी रैली उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की, किस तरह से रेलम रेला होती है, किस तरह से यूथ आता है, किस तरह से लोग वहां पे उमड़ पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बदलाव चाहते हैं। यही सब बातें हो रही थी। सत्ता जानी चाहिए। जल्दी से अरविंद जी, ठीक है अरविंद जी, एक कमेंट आपसे। अरविंद जी। अंजना जी, सबसे पहले तो देश की जनता को बधाई, और खास तौर से JNK इको बहुत ज्यादा। जम्मू कश्मीर की जनता का जो वोट, जम्मू कश्मीर की नहीं बोल पाए, बहुत ज्यादा इको है। जम्मू कश्मीर की जनता को जो इतना परसेंटेज वोट आया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इससे ज्यादा क्या चाहोगे? आतंकवाद के मुंह पे करारा टमाटा मारा गया है। आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? आपका एको साउंड गया? जी शोपिया और पुंछ। हाँ, यस यस, नाउ इट इज गॉन। अब बोलिए, अब लड़ नहीं रही कश्मीर। बोलिए अरविंद जी। जी अंजना जी, हम यही कह रहे थे कि लोकतंत्र के लिए हमारा सर बहुत ऊंचा हुआ है, और इसमें इलेक्शन कमीशन को भी साधुवाद है कि जम्मू एंड कश्मीर में जब चुनाव की परसेंटेज बढ़ती है तो ये आतंकवाद के मुंह पर करारा तमाचा है। इसको तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा वैद्य जी आपको, ये तो रिकॉर्ड है, इसको अप्रिशिएट करेंगे। बिहार में जितना मतदान हो रहा है उतना ही JNK में हो रहा है, इसको ना डिनाई करिए प्लीज। और दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पूरे देश में वोट परसेंटेज कम हो रही है, इसके लिए विपक्ष भी जिम्मेवार है।
यही बदनाम करते रहे हैं ईवीएम को, यही बदनाम करते रहे इलेक्शन कमीशन को, यही गुमराह करते रहे जनता को। ये सोचना पड़ेगा। ईवीएम की एंट्री कितने बजे होती है, 4 जून को देखना होगा कि ईवीएम की एंट्री कितने बजे होती है। लेकिन ये वाकई अगर इलेक्शन कमीशन ये मुमकिन कर पाया है कि इतनी भारी तादाद में लोग, सारे 98 के रिकॉर्ड सोचिए टूट रहे हैं, अगर मुंबई से ज्यादा लोग बारामूला में वोट कर रहे हैं तो ये वाकई बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अच्छा आलोक जी, एक जवाब जल्दी से दे दीजिए, उसके बाद से मैं आ रही हूँ प्रदीप गुप्ता जी। देखिए, जम्मू कश्मीर के मतदान को तो ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है, आतंकवाद के तो मुंह पे तमाचा है ही, लेकिन ये उन लोग के मुंह पे तमाचा है जो कहते थे कि 370 हटाओगे तो प्रलय आ जाएगा, कोई भारत का झंडा लेके घूमने वाला नहीं हो। उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी रहती। राहुल गांधी तो कुछ नहीं जाके ये भी कहे कि हम लोग रेस्टोर कर देंगे 370। ये 370 पे तमाचा है आप लोग जैसे लोगों के मुंह पे। राजवी तो कह रही थी हरा कुर्ता वाले, कश्मीर में डर के मारे इन जो हरा कुर्ता वाले तो कह रही थी क्योंकि आपको ये इनके लिए एक और लाइन बनता है। सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी, आवाज नीचे कीजिए सर प्लीज प्लीज। उनसे प्रश्न किया गया है, अजय आलोक को जवाब देने दीजिए। आप सबने बोला है, जवाब वो दे रहे हैं। प्लीज भदौरिया जी। इनके लिए एक और लाइन बनता है कि हरा कुर्ता बन गया हरा तोता, रटारट 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 रट रट के यही सब जुगलबंदी करते रहिए। कोई काम की बात करने वाले तो है नहीं आप। बिना तेल के जनरेटर है, हमेशा खड़खड़ 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 बजते रहते हैं। 4 तारीख को बंद हो जाएगा परमानेंट। मुझे आश्चर्य लगता है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को क्या हुआ था। कांग्रेस आज तक जीवन में 1984 के बाद 208 का आंकड़ा क्रॉस किया है। 250 सीटें हमारी आ रही है। अरे मुंगेरी लाल की दुनिया में रहते हो भाई। 209 में सबसे अच्छा प्रदर्शन हुआ था, तब तो 208 पे रुक गए थे, 206 पे। 250 कहां से आ जाएंगे? 50 क्रॉस करना मुश्किल है, 250 पे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जीवन में सबसे अच्छा प्रदर्शन 2004 में हुआ तो 40 सीट। अरे हम सबके सब जीत रहे हैं। अरे अखिलेश की सोचो, धनौद में हाफ रहे हो, है ना, अमैनपुरी में बाजा बंद है, क्या होगा? कहाँ जाइएगा? कंधे नहीं मिलने वाले हैं 4। ठीक है, इसीलिए ये सब मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना आप लोग बंद कर दें। अब आप ये देखिए कि आप लोग 4 तारीख के बाद एक दूसरे को गाली देने की स्पर्धा में सबसे आगे कौन रहेगा कि हार के ये जिम्मेदार, हार के वो जिम्मेदार। ममता दीदी ने तो अपने आप को अलग कर लिया। सबसे पहली घोषणा उन्हीं की थी कि कांग्रेस 40 सीट नहीं जीत रही है और अभी भी वो अब इंडिया गठबंधन में नहीं है, कहती है बाहर से समर्थन दूंगी। तो अपने आप को पहले ट्रैक रिकॉर्ड ठीक कर लीजिए कि गाली देना एक दूसरे को कौन शुरू करेगा, क्योंकि गाली देने में फटाफट 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 तीनों करेंगे। ठीक है, 4 तारीख को यही होने वाला है। टीवी पे तो देखेंगे नहीं ये लोग। अब छोटा छोटा कमेंट सबसे जल्दी से प्रदीप जी आ रही हूँ। देखिए, कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही है। शोपिया और पुंछ में 2 दिन में 2 बड़े आतंकी हमले हुए हैं भारतीय सेना के जवानों पर, और राजस्थान के जो पर्यटक हैं बहुत लंबे। वही मैं वही कह रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव नहीं, ये तो बिल्कुल होना अच्छी बात है, प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात है कि वोटिंग का परसेंटेज बढ़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं है। बड़ी बात क्या हुई है इस चुनाव में, जो नेशनल नैरेटिव था, जो पिछली बार पुलवामा और इसकी वजह से था, जिसपे वोट मांगे थे मोदी जी ने शहीद सैनिकों की, इस बार नहीं था, तो वो कंस्टिट्यूएंसी पर चले गया। और भारतीय जनता पार्टी के नाकारा जो लोग जीत कर आ गए थे सिर्फ नाम पर प्रधानमंत्री जी के, वो इस बार सारे संसदीय क्षेत्रों में चुनाव हार रहे हैं। प्रदीप जी, जल्दी से एक बार आपके पास आते हुए, क्योंकि आखिरी के 40 सेकंड बचे हैं, मुझे बताया जा रहा है ये फेज, और अभी तक के 428 सीट, 79% सीट्स पर वोटिंग खत्म हो चुकी है, बहुत कम 21% सीट्स बचे हैं। ओवरऑल तस्वीर इस 2024 के चुनाव को लेकर आपको क्या समझ में आ रही है, जो अभी तक आप बता सकते हैं बिना एग्जिट पोल? नहीं अंजना जी, चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही हम लोग तो इसको एंजॉय कर रहे हैं। बोलते हैं ना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, मतलब लास्ट ओवर तक खेला जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? लास्ट ओवर तक बहुत मजा आएगा, आखिरी वोट पड़ने तक बहुत मजा आएगा। और वही जनता तय कर रही है कि सरकार के दावों में दम है या विपक्ष के वादों में दम है। जनता अपने इरादे जो है वो प्रकट कर रही है अपनी चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से। और हम वापस मैं कह रहा हूं कि उनसे जो भी चर्चा होती है, जो भी रायशुमारी होती है, उसकी पूरा का पूरा आकलन करके 1 जून को आज तक चैनल के ऊपर एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल लगातार होगा। कोशिश करेंगे परिणाम के पहले परिणाम सबको दिखाने की। परिणाम के पहले परिणाम, एग्जिट पोल जो बनेगा एग्जैक्ट पोल, आप 1 जून को 6 बजे से जरूर देखिएगा। जैसे ही वोटिंग खत्म होगी उसके बाद नंबर्स हम रखेंगे देश के सामने। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।